अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन एक निश्चय करिए और उस निश्चय को सफल बनाने के लिए मेहनत करिए, तभी सफलता हासिल होगी। 23 अप्रैल की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, हु वॉन फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट टाइटल 2024? फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट खिताब 2024 किसने जीता है? आर प्रगनंद, मैग्नस कार्लसन, या अधिवान भास्करन, या डी गुकेश? तो इसका सही उत्तर है डी गुकेश, जिन्हें हाल ही में इस खिताब को अपने नाम किया है। ये है डी गुकेश। मात्र 17 साल की उम्र में ये खिताब इन्होंने हासिल किया, और इससे पहले ये खिताब किसके नाम था? विश्वनाथ आनंद। भारत में विश्वनाथन आनंद इन्होंने ये खिताब जीता था सबसे कम उम्र में। और कुछ ये बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरीज हैं खेल की और इनके विनर्स के नाम। एक बार वीडियो पॉज करके ये जरूर देखना। मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या है। इट्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? मेंस रिले टीम को मिला है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड वुमेन में पारुल चौधरी को मिला है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स में हार्दिक सिंह और मोहम्मद शामी को मिला है। ऐसे ही आप देखेंगे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इंडिविजुअल, और नीचे आओगे कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? राहुल द्रविड़ को। यंग अचीवर्स ऑफ द ईयर ओवर मेल में किसको मिला है? प्रथमेश समाधन जवकर को। यंग अचीवर्स ऑफ द ईयर फीमेल ये तिलोत्तता सेन को। तो थोड़ा सा आप इधर नीचे आओगे, नेशनल टीम ऑफ द ईयर इंडियन मेन क्रिकेट टीम को मिला है। बेस्ट स्टेट ऑफ द प्रमोशन स्पोर्ट इनको मिला है। एस अवार्ड रोहन बोपन्ना को मिला है। चलिए डी गुकेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी उम्र है सिर्फ 17 वर्ष, और ये सेकंड इंडियन है आफ्टर लेजेंडरी विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस कैंडिडेट टाइटल को अपने नाम किया है। 14 पॉइंट्स। रिसेंटली कहां हुआ था? टोरंटो। आप मुझे ये बताइए टोरंटो कहां पर स्थित है, किस देश में आता है ये? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या फिर हमारा साउथ अफ्रीका? कहां पे आता है? इन्होंने हराया किसको है? हिकारू नाकामुरा को। वहीं अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लामा 3 दैट समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज? लामा 3 क्या है जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देता है? यह अमेजोन की एक नई क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या मेटा बेस्ड आर्ट ऑफ लैंग्वेज है, या सैटेलाइट है कोई, या न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है? तो इसका सही उत्तर है मेटा बेस्ड आर्ट ऑफ लैंग्वेज। ये मेटा बेस्ड आर्ट ऑफ लैंग्वेज है जो कि रिसेंटली फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने लॉन्च किया है। ये आप देखिए मेटा, जो कि पहले फेसबुक थी, अब पेरेंट कंपनी क्या बन गई है? मेटा। तो लामा 3 क्या है? मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड कैपेबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये। तो आप देखिए मेटा विल बी इंटीग्रेटिंग लेटेस्ट मॉडल इनटू प्रायोरिटी वर्चुअल असिस्टेंट। एक वर्चुअल असिस्टेंट को इंटीग्रेट करेगा। मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लेम्स लामा 3 आउट परफॉर्म्ड गेमा 7b, क्लाउड 3 सोनेट एंड मिस्ट्राल 7b इन वेरियस बेंचमार्क्स। अब ये मेटा के ही एआई हैं जिनको कह रहा है कि लामा 3 इनसे अच्छा परफॉर्म करेगा कहीं ना कहीं। तो लामा 3 और इसका फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज ए एआई फैमिली ऑफ LLM as introduced by Meta Artificial Intelligence in the February 2023. First version of the model was released in 4 sizes: 7B, 13B, 33B, 16 billion parameters पे। Next question. तो अगला क्वेश्चन है, who has been appointed as a new head of Intel India? Intel India के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष विश्वनाथन, देवेंद्र झझरिया, या राहुल सिंह, या विनय कुमार? तो इसका सही उत्तर है संतोष विश्वनाथन। संतोष विश्वनाथन जी को अभी ये रहे मिस्टर संतोष विश्वनाथन, जिनको अभी इस पद पे नियुक्त किया गया है। और इंटेल के सीईओ कौन है? पैट्रिक पी गेल्सिंगर। और इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इंटेल के इस टाइम चेयरपर्सन कौन है? ओमर इस्राक। तो ये देखिए कुछ नए नए अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी डेजिग्नेशन के साथ, जैसे आईपीएस ऑफिसर अनुराग अग्रवाल को हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी का हेड बनाया गया है। अजय कनवा को मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का।
आर रविंद्रन को पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का। और सब इंस्पेक्टर सोनम कुमारी को फर्स्ट वुमेन स्नाइपर नियुक्त किया गया है बीएसएफ में। ब्रजेश मल्होत्रा को चीफ सेक्रेटरी बिहार का बनाया गया है। और देवेंद्र झझरिया, ये देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ द पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया, इनको नियुक्त किया गया है। तो जब भी कोई ऑप्शन है क्वेश्चन में, उन ऑप्शंस को भी आप ठीक से देखें, क्योंकि ये ऑप्शंस को ऐसे नहीं डाल दिया था, उसका एक मकसद होता डालने की, ताकि आपको एक क्वेश्चन में ही ऑप्शन से कई और क्वेश्चंस तैयार हो सकें। Who was the first Indian to join the Indian Civil Services? भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर, या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, या देवेंद्र नाथ टैगोर? इनके ऑप्शंस काफी क्लोज हैं और काफी कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतना ध्यान देना है कि इसका सबसे जो सटीक उत्तर है, सही उत्तर है, वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आपसे ये रखना है, टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विस, जो कि ब्रिटिश राज में इंट्रोड्यूस हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इस एग्जाम को क्रैक किया था 1920 में, और 1922 के आसपास इन्होंने इस पे इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया, छोड़ दिया था नौकरी को, लात मार दी थी, इसे कह सकते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये फर्स्ट इंडियन मेंबर थे जो कि वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिली थी इनको, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको एंट्री मिली थी। और देवेंद्र नाथ टैगोर सत्येंद्र नाथ टैगोर के पिताजी हैं, ये इनके फादर हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इनमें कंफ्यूज होने से बचने के लिए क्या करना, जैसे आपको एबीसीडी आता है, सबसे पहले कैपिटल देख लो कौन सा आता है, पहले आता है डी, एबीसीडी आती होगी, डी के बाद क्या होता है आर एस, इसको ऐसे डीआरएस सिस्टम होता है ना, डीआरएस, तो इसे याद रखना, पहले डी फिर आर फिर एस। तो इसमें सबसे पहले कौन है, पिता कौन है, देवेंद्र, उनका छोटा बेटा कौन है, रविंद्र, और बड़ा बेटा कौन है, सत्येंद्र। ये ध्यान रखना, इससे आपको याद रहेगा। तो डेट ऑफ बर्थ 1 जून 1842 में उनका जन्म था, प्लेस ऑफ बर्थ कैलकाटा, इंडिया था, नेशनलिटी ऑब्वियस है इंडियन रहेगी। फादर का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर, सबसे पहले मैंने बोलता ना कौन, डी आएगा, डी, डीआरएस सिस्टम याद रखना, डी, आप कभी भूलोगे नहीं, डी सबसे पहले। फेमस पर्सन इन फैमिली रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते बहुत अच्छा थे, ये ध्यान रखना। डेट ऑफ डेथ 9 जनवरी 1923, प्लेस ऑफ डेथ कलकत्ता, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक इंडियन सिविल सर्विस, बहुत ही कठिन होता था उस टाइम, और इंग्लिश में कहते हैं बहुत अच्छे मार्क्स आए थे इनके, एसोसिएटेड विद ब्रह्मो समाज में एसोसिएटेड भी थे ये। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? ये प्रतिवर्ष दिया जाता है ये अवार्ड, तो पूछा गया इस साल ये प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो वालिम बबेना को दिया गया है, या एल्जेंड्रो कगेरा को दिया गया है, या जूलिया कोस्टोवा को, या मोहम्मद सैलेम को? इसका सही उत्तर है डी, मोहम्मद सैलेम को। यह रूटर्स बेस्ड एक न्यूज एजेंसी है, उसमें काम करते हैं, और इन्होंने इजराइल और गाजा पट्टी में जो युद्ध हो रहा था उसमें एक फोटो खींची थी, जो कि यह काफी हैरान कर देने वाली फोटो है। ये देखिए, ये इस बच्चे की आंटी है, चाची, और ये इस बच्चे इनका नीस है, भतीजी, उसकी लाश को ये ऐसे लेके बैठी थी, इसी में पुरस्कार इनको मिला गया। ऐसे पुरस्कार ये देने का मेन कारण ये नहीं आपको भयभीत करना या डराना, इसका कारण यही है, इस फोटोग्राफ से क्या होता है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को सकुलता पूर्वक हमारे पास पहुंचाया जाता है, जिससे पूरे विश्व में एक गहरी समझ, सहानुभूति, हमदर्दी उत्पन्न होती है, और इनके इसी साहस और समर्पण को मान्यता और प्रशंसा के पात्र बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो इस अवार्ड को हर साल देती है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट एम्प्लॉय इन इंडिया बाय ओपन एआई? ओपन एआई द्वारा भारत में पहले रोजगार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पराग अग्रवाल, सत्या नदेला, प्रज्ञा मिश्रा, या सैम एल्टमैन। इसका सही उत्तर है प्रज्ञा मिश्रा।
तो प्रज्ञा मिश्रा जी को ये मिला है। पराग अग्रवाल आपको पता होगा ये एक्स के सीईओ थे, जिनको एलन मस्क ने जैसे ही खरीदा कंपनी को तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, पराग अग्रवाल जी को हटा दिया। सत्य नडेला आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। सैम एल्टमैन ने खुद ओपन एआई चैट जीपीटी के ये मालिक ही बोल दो, ये मालिक है इसके, इन्होंने इसको इन्वेंट किया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट बैकिंग है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें काफी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आप ये देखिए, ये रही प्रज्ञा मिश्रा जो कि ओपन एआई के लिए अब काम करें। इससे पहले काफी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी है। इंपॉर्टेंट ये है कि चैट जीपी डेवलपर ओपन एआई हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एम्प्लॉय इन इंडिया सेलेक्टिंग प्रज्ञा मिश्रा। अब ये गवर्नमेंट से जो भी बातचीत होगी, जिनसे रिलेशन बनाने हैं गवर्नमेंट, वो सारा काम काज इन्हीं को दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज अर्थ डे ऑब्जर्व्ड? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 15 जनवरी, 26 नवंबर या 22 अप्रैल? 8 मार्च को तो आपको पता ही होगा क्या होता है, वुमेन्स डे, महिला दिवस जिसे कहेंगे। 15 जनवरी को आपको पता है भारतीय प्रवासी दिवस। खैर मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। 26 नवंबर को आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। और 22 अप्रैल सही उत्तर है, इस दिन हम अर्थ डे मनाते हैं। ये रहा अर्थ डे। एनुअल इवेंट हमेशा 22 तारीख को मनाया जाता है। तो ये 54वां संस्करण था इसका। इसका थीम क्या है इस बार का, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। अब ध्यान रखना, प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स है। तो पृथ्वी दिवस अप्रैल 22 को एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करना है। यह पहली बार 22 अप्रैल 1970 को आयोजित किया गया था और अब इसमें 193 से अधिक देशों में से 1 बिलियन लोगों सहित अर्थ डे .org पूर्व में पृथ्वी दिवस नेटवर्क द्वारा विश्व स्तर पर सम्मानित कार्यक्रम की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। 193 कंट्रीज के अंदर सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ट्राइब ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम? हाल ही में भारत की किस जनजाति ने पहली बार लोकसभा के आम चुनाव में भाग लिया? तो वैसे तो ट्राइब्स जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नहीं लेती हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट, बट ऐसी बहुत सी पीवीटीज हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। जैसे खासकर अंडमान निकोबार, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं कई बार, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टिसिपेट किया है। तो कौन कौन सी ऐसी ट्राइब है, कौन सी वो ट्राइब है? ऑप्शन ए सोम्पन, बी जरावा, सी नेग्रिटो या डी सेंटिनल। तो इसका सही उत्तर है सोम्पेन। सोम्पेन ट्राइब ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है जनरल इलेक्शंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, ये देखिए अंडमान निकोबार का आइलैंड डिजिटली। तो कई बार ये पूछा स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ से एशिया और चाइना का ये पार्ट, यहाँ से घूम के पूरा, यहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रेड का रूट है, ये इंडियन ओशंस को खोलता है साउथ चाइना सी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, इसको ध्यान रखना। स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में पूछ लिया जाता है किसके किसके बीच में, तो मलेशिया और सुमात्रा 2 कंट्रीज के, और जब पूछा जाए कौन से ओशन, तो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट जो कुछ आर्चिपेलागो हैं, आर्चिपेलागो किसे कहते हैं? छोटे छोटे आइलैंड्स के समूह को आर्चिपेलागो कहते हैं। अब इसमें देखिए मेन पीवीटीज क्यों बोली जाती है, पीवीटीज को पीवीटी क्यों बोला जाता है? आप देखिए ये है ट्राइब्स, ये पूरा ट्राइब के अंदर एक आता है शेड्यूल ट्राइब, ये और गहरे हो गए, मतलब ट्राइबल के अंदर शेड्यूल ट्राइब एक दूसरा पार्ट, और पीवीटीज इनके अंदर भी जो बहुत ही पर्टिकुलरली वनरेबल, मतलब ये तो ट्राइबल ट्राइब के अंदर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल के अंदर भी पीवीटीज, मतलब ये बहुत ही वनरेबल है। इनकी जो स्थिति है वो और भी ज्यादा पिछड़ी हुई है, ये और भी ज्यादा पिछड़े, ना तो एजुकेशन ना डेवलपमेंट, कुछ नहीं इनके पास। ऐसी टोटल कितनी 75 ऐसी पीवीटीज हैं जो कि 18 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में फैली हुई है। और खासकर ये ट्राइब्स अंडमान निकोबार की हैं, जो कि क्यों इनको पीवीटीज कहते हैं कि इनका एग्रीकल्चर लेवल जो टेक्नोलॉजी है वो काफी लो है, और लो लेवल ऑफ लिटरेसी भी है, भाई साक्षरता का स्तर भी बहुत निम्नतम स्तर पर है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, आर्थिक पिछड़ापन भी जिसे कहते हैं, और डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, मतलब या तो पॉपुलेशन उनकी घट रही है या फिर स्थिर हो गई है, और स्थिरता भी अपने आप में एक परेशानी का कारण होता है।
विच कंट्री लॉन्चेस फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस? किस देश ने पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू किया है? अच्छा, इंद्रधनुष जब भी आता है तो चार चीजें याद रखिएगा। हमारे देश में भी जैसे रेनबो कहते हैं इंद्रधनुष नाम से बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च हुई थी, जिसमें से एक याद है वैक्सीनेशन के लिए, वो आपको ध्यान रखना है, मिशन इंद्रधनुष। थोड़ा सा है कि इस पर सर्च करना कि इंद्रधनुष क्या है, और इस पर आ जाइए क्वेश्चन पे कि नेपाल या भूटान या बांग्लादेश या इंडिया। इसका सही उत्तर ए, नेपाल। हाल ही में नेपाल ने ये पर्यटकों को लुभाने के लिए, खासकर LGBTQ+ को लुभाने के लिए काम किया है, क्योंकि पूरे विश्व में इनको किसी भी देश में एक मान्यता अच्छे से मिल नहीं रही है। भाई सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश में भी दे दी है, लेकिन क्या सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया? और जब तक किसी चीज को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, आप उसको नहीं कह सकते कि वो हमारे सोसाइटी का, समाज का पार्ट है। समाज आज भी इनको उसी निगाह से देख रहा है। ये है नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड, पुष्पदल प्रचंड जी। और ये है, देखिए ऐसा कुछ LGBTQ का साइन होता है, मल्टी कलर झंडा। द कॉन्फ्रेंस मेन ऑब्जेक्टिव इज टू पोजीशन ऑफ नेपाल एज एन LGBT फ्रेंडली टूरिज्म डेस्टिनेशन। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, हमारे पड़ोसी देश और उनके लीडर्स, जैसे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। भूटान के किंग जिग्मे खेसार नगावेल वांगचुक, प्राइम मिनिस्टर शिरेंग तोब्गे। जापान के एम्परर, जापान में एम्परर हैं नारुतो, और प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, और प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल यूज्ड इन वोटिंग इंक? मतदान की स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या नाइट्रेट? इसका सही उत्तर है सिल्वर नाइट्रेट। ये देखिए, ये स्याही कुछ ऐसे दिखती है, और कहा यह जाता है कि इट रिमेन्स ऑन द स्किन 72 से 96 घंटे तक ये आपके स्किन पे रहता है, और नेल्स पे तकरीबन महीनों तक, आपके नाखून पे महीनों तक रहता है। और RPA एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 61 में इंडेलिबल इंक का सही से वर्णन किया गया है, जिसमें थंब या किसी भी उंगली पे इसको लगाने का प्रावधान है। और इसका पर्पस क्या है? फेक वोटिंग को, मतलब कोई भी फेक वोटिंग ना कर सके या फिर दोबारा वोट ना डाल सके, इससे पहचान की जा सकती है। और आपको शायद एक चीज ना पता हो कि सोडियम नाइट्रेट तो है, और ये जैसे हमारे स्किन पे लगाया जाता है, सपोज करें आपकी उंगली है, और जैसे ही इस पे अप्लाई किया जाता है तो हमारे, जैसे यहाँ पे इसने अप्लाई कर दिया, तो हमारे स्किन में सॉल्ट होता है, जिससे रिएक्ट होकर ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इसीलिए इसका जो एंडोरेंस है वो बढ़ जाता है।